नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रगतिवादी कवि बाबा नागार्जुन, जिन्हें बड़े प्यार से बाबा ही कहा जाता है, तो उन नागार्जुन जी के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां और उनकी साहित्यिक विशेषताएं लेकर मैं आज उपस्थित हूं। तो आइए बाबा नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। नागार्जुन जी का जन्म जिला मधुबनी में एक सतलखा, एक गांव का नाम है, उस सतलखा में नागार्जुन जी का जन्म हुआ था और यह उनका ननिहाल था। उनके पैतृक गांव का नाम तरोनी है, जो कि सतलखा से ही लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ तक इनके जन्म काल का प्रश्न है, उस पर बहुत अधिक मतभेद है। कहीं 1908, कहीं 1909, कहीं 1910 और कहीं 1911, इस तरह से इनके जन्म का वर्ष बताया गया है। लेकिन अधिकतर विद्वान अब 1911 को इनका जन्म वर्ष मानते हैं। और यह इस कारण भी है, 1911 को इस तरह से भी प्रामाणिक माना गया है कि इनकी नानी के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1911 में इनका जन्म बताया गया था। तो उसी आधार पर अब इनका जन्म सन 1911 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को माना जाता है। जहाँ तक इनके पिता और माता का प्रश्न है, इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था और परिवार प्रतिष्ठित था, लेकिन परिवार बहुत गरीब था। और इनके परिवार की परंपरा में बहुत से विद्वान, उपाध्याय और महाउपाध्याय ये सब रहे हैं। तो इनका जो पुश्तैनी कार्य था, वह पंडितों वाला जो कार्य होता है वह भी था, शिक्षा दीक्षा का कार्य। और साथ ही इनके पास ज़मीन भी थी, उस ज़मीन में भी खेती का काम भी किया जाता था। तो इनके जो पूर्वज थे वे तो मुख्यतः शिक्षा दीक्षा के कार्य में लगे थे, लेकिन बाद में शिक्षा का महत्व इनके परिवार में कम होता गया था, जिसके कारण अब मुख्यतया इनका जो आय का साधन वह खेती ही रह गया था। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उनका ये वैद्यनाथ नाम पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प सी कहानी है कि उनके माता पिता की जितनी भी संतानें होती थी वे असमय ही काल कवलित हो जाती थी। उनसे पहले उनकी 4 संतानें हुई और वे बचपन में ही काल कवलित हो गई। तो गोकुल मिश्र और उमा देवी जो कि शिव भक्त थे, तो गोकुल मिश्र देवघर, जहाँ पर वैद्यनाथ धाम है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये, तो वहाँ जाकर इन्होंने मन्नत मांगी और उस मन्नत के परिणाम स्वरूप ही इनका नाम भी वैद्यनाथ धाम के अनुसार ही वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। लेकिन साथ ही क्योंकि उस समय समाज में अंधविश्वास प्रचलित थे और आज भी वैसे वैसे अंधविश्वास प्रचलित हैं, तो यह सोचा गया कि इस बच्चे का ऐसा कुछ नाम रखा जाए जिससे इसे नज़र न लगे। तो इसलिए इनका एक नाम ठक्कन मिश्र भी रखा गया। ठक्कन का अर्थ मैथिली में ठग कर जाने वाला होता है, तो इसलिए यह रखा गया कि यह एक दिन अपने माँ बाप को भी ठग कर चला जाएगा, तो इसलिए इनका नाम ठक्कन मिश्र भी पड़ा। और बाद में भी जो इनके गांव के लोग थे वे इन्हें ठक्कन मिश्र के नाम से ही जानते थे, पुकारते थे। इनके पिता गोकुल मिश्र घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के, अर्थात इधर उधर घूमने वाले और साथ ही आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और जहाँ तक
कार्य का प्रश्न है वे अच्छे से कार्य नहीं करते थे। तो इसी कारण इनके परिवार को इनको भी बचपन में बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। घर में उनके पास जितनी ज़मीन थी वह ज़मीन इन्होंने बटाई पर दे रखी थी और स्वयं कुछ काम धाम नहीं करते थे। केवल उनका सारा समय घुमक्कड़ी में ही यात्राएं करने में ही बीतता था। बाद में जब इन्हें बहुत तंगी का सामना करना पड़ा इनके पिता को, तो इनके पिता ने एक तरीका निकाला। इन्होंने ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया और ज़मीन बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे कई प्रकार की गलत आदतों का भी वे शिकार हो गए। और बचपन में नागार्जुन को, वैद्यनाथ मिश्र को अपने पिता से दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। इनकी माता जब ये 4-5 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। तो पिता के साथ ही इनका बचपन बीता, लेकिन पिता से इनको दुर्व्यवहार मिला और ये ननिहाल में रहने लगे। लेकिन ननिहाल में भी नाना इत्यादि ने बाद में इन्हें इनके पिता के पास भेज दिया और शुरू से ही इनके मन में पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई थी और इनकी चाची से भी इन्हें वितृष्णा हो गई थी। और जो ये प्रतिशोध और वितृष्णा की जो भावना है, यही आगे चलकर इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में मुखर रूप में एक आक्रोश के रूप में दिखाई देती है। और जितना भी विद्रोह और आक्रोश उनकी रचनाओं में दिखता है, उसके पीछे विद्वानों ने इनकी इस प्रतिशोध की भावना और वितृष्णा को भी स्वीकार किया है। जहाँ तक इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है, तो परिवार की गरीबी के कारण जो औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, जिस तरह की गांव के प्राथमिक विद्यालय में वैसी औपचारिक शिक्षा इन्हें नहीं मिल पाई। तो हुआ यह कि इन्हें गांव के ही एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला दिया गया, इनका दाखिला करवाया गया। और वहाँ जो आधुनिक शिक्षा है वह न होकर केवल संस्कृत भाषा की ही शिक्षा दी जाती थी। जो भी अध्यापक इनको पढ़ाते थे, उस विद्यालय में जिन लड़कों को पढ़ाया जाता था, उनसे खेतों में काम करवा लिया जाता था और खेत में ही गुरुजी किसी तरह का पाठ पढ़ा देते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उस संस्कृत विद्यालय से ही प्रथमा की परीक्षा पास की। तो उस समय में जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उसे प्रथमा शिक्षा कहते थे। इसके बाद ये पास के ही एक गांव से मध्यमा की शिक्षा भी इसी तरह से संस्कृत विद्यालय से ही उत्तीर्ण की। और यह बात अवश्य रही कि संस्कृत का ज्ञान उन्हें इन विद्यालयों से हो गया और संस्कृत की जो व्याकरण, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, प्रत्याहार सूत्र आदि के नाम से जानते हैं, उनका ज्ञान इन्हें इस समय हो गया। और उसी समय संस्कृत में कुछ छंद लिखने की, संस्कृत में कुछ कविता लिखने का अभ्यास भी इन्होंने कर लिया और संभवतः छंद बनाना इन्होंने उसी संस्कृत पाठशाला और संस्कृत भाषा में ही सीखा। और इनकी जो प्रथमा और मध्यमा की शिक्षा पूर्ण हुई, उसमें जो उस समय की एक प्रचलित प्रथा थी कि मिथिला के जो धनवान लोग होते थे वे विद्यार्थियों की शिक्षा का भार उठाते थे। और दरभंगा की एक महारानी जिनको कहा जाता था लक्ष्मी, उन्होंने इनकी शिक्षा का खर्चा उठाया था। इसके बाद ये बनारस आ गए और बनारस में इन्होंने साहित्य की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किया। यहीं से उन्होंने साहित्य आचार्य की उपाधि भी ग्रहण की। इसके बाद बनारस में ही वे राजनीति के संपर्क में भी आए, राजनीति से भी परिचित हुए और अपनी समकालीन स्थितियों, देश की स्थिति आदि से ये परिचित हुए। और साथ ही ये आर्य समाज के विचारों से भी परिचित हुए, जो इनका एक समाजवादी और प्रगतिवादी और एक साम्यवादी रूप हमें देखने को मिलता है। तो
वह कहीं न कहीं बनारस से ही इनमें प्रारंभ हुआ है। सन 1931 में इनका विवाह अपराजिता देवी के साथ हुआ और इनके विवाह के उपरांत क्योंकि इनके पिता इस तरह का व्यवहार रखते थे और वे ठीक प्रकार से घर में भी नहीं रहते थे, इस कारण से नागार्जुन घर से बाहर रहने लगे, वैद्यनाथ मिश्र घर से बाहर रहने लगे। और जब वही घर से बाहर रहने लगे तो उनकी पत्नी भी ससुराल में कैसे रहती, तो इनकी पत्नी भी अधिकतर समय अपने मायके में ही रही। इसके बाद सन 1934 में ये घर से निकल गए और नागार्जुन भी अपने पिता की तरह ही यायावर बन गए थे। साथ ही ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ बन गए थे। जो यात्राएं करने का, घूमने का शौक उनके पिता को था, वैसा ही नागार्जुन भी करते थे। और बस अंतर इतना था कि जिस तरह के गैर जिम्मेदार इनके पिता थे, वैसे गैर जिम्मेदार नागार्जुन नहीं थे। और साथ ही अकर्मण्य भी नागार्जुन नहीं थे। वे पढ़ने में, लिखने में या और कुछ करने में व्यस्त रहते थे। इसी तरह की यायावरी घुमक्कड़ी करते हुए ये दक्षिण भारत होते हुए श्रीलंका में पहुँचे और वहाँ श्रीलंका में इन्होंने 32 वर्ष का समय बिताया। माफ़ कीजिएगा, 32 वर्ष नहीं अपितु 32 मास का समय इन्होंने व्यतीत किया। और श्रीलंका में एक प्रसिद्ध मठ का नाम है विद्यालंकार परिवेण। उस विद्यालंकार परिवेण में बहुत देश के महनीय जो बौद्ध दर्शन के ज्ञाता रहे हैं, इनमें राहुल सांकृत्यायन का नाम लिया जा सकता है, भदंत आनंद कोशलैन का नाम लिया जा सकता है, जगदीश गुप्त का नाम लिया जा सकता है। ये सभी वहीं से दीक्षा ग्रहण किए हुए थे बौद्ध धर्म की। तो वहाँ जाकर नागार्जुन ने भी शिक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म का पठन किया और वहीं पर इन्हें राहुल सांकृत्यायन की प्रेरणा से पाली और प्राकृत भाषा पढ़ने की प्रेरणा मिली। और इन्होंने पाली और प्राकृत भाषाओं का अध्ययन करके, सम्यक अध्ययन करके, जो मूल ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के, क्योंकि बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ प्राकृत और पाली भाषाओं में ही मिलते हैं, तो उन्होंने उन ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। उसी समय ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में भी आए और वहीं से इन्होंने साम्यवाद या जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, उसकी विचारधारा के संपर्क में भी आए और उस विचारधारा को ग्रहण भी किया इन्होंने। वहीं इन्हें नागार्जुन नाम भी मिला। पहले इनका जो नाम वैद्यनाथ मिश्र था, उस वैद्यनाथ मिश्र से इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। और इसके कारण के रूप में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उस समय, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ही नागार्जुन नाम इन्हें मिला। और इस विषय में कई लोगों का यह मत होता है कि वह हिंदू धर्म से घृणा करते थे या उसकी जो संकीर्णताएं थी उससे पीड़ित होकर या उससे दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। इस विषय में एक और बात प्रचलित है जो अधिक सम्यक लगती है। जिस मठ में ये बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे, उस मठ में यह परंपरा प्रचलित थी कि जो बौद्ध भिक्षु होंगे उनको ऊंचा आसन मिलेगा, और जो बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे, जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी या जो अध्ययन करता बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे, उन्हें नीचा आसन मिलेगा। तो उस समय ये उन बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते थे और बौद्ध भिक्षुओं से पाली और प्राकृत में बौद्ध बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो उसी समय इनके जब ये संस्कृत पढ़ाते थे, तो क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था, तो इन्हें नीचा आसन दिया जाता था। तो इनके शिष्यों ने, जो कि इनसे संस्कृत पढ़ते थे, उन्होंने यह कहा कि गुरुजी, आप
हमारे गुरु हैं और आपको नीचे आसन पर बैठना पड़ता है, हमें ऊंचे आसन पर बैठना पड़ता है, तो यह तो उचित नहीं है। तो इसलिए आप बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लें ताकि आप ऊंचे आसन पर बैठ जाएं और हम आपसे गुरु की भांति ही शिक्षा ग्रहण कर सकें, संस्कृत सीख सकें। तब उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और भिक्षु बन गए। वहाँ इनकी दिलचस्पी विश्व राजनीति में भी हुई। जिस तरह से चीन, रूस इत्यादि में उस समय साम्यवाद, मार्क्सवाद का प्रभाव था, उन सब प्रभावों से नागार्जुन भी प्रभावित हुए और यहीं से उनकी प्रगतिवादी चेतना का भी धीरे धीरे विकास होता गया। वहीं उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जाना और वहीं से वे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होना भी प्रारंभ हुए और सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने संपर्क भी किया, उनके साथ उन्होंने पत्राचार भी किया। साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में भी वे आए और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो बिहार में एक किसान आंदोलन चला 1939-40 में, उस किसान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनको उस आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी जाना पड़ा। जेल में कुछ समय बिताने के बाद ये वापस अपने गांव लौटे और 1934 से लेकर 1941 तक ये यायावरी करते रहे, घुमक्कड़ी करते रहे और 7 वर्ष के बाद ये अपने घर पर लौटे। इसके बाद 1943 में 1943 में इनके पिता का देहांत हो गया और जो इनकी पत्नी थी अपराजिता देवी, वे यह समझ चुकी थी कि नागार्जुन की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो सभी जगह वह उनके साथ जा भी नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने जो घर का दायित्व था, जितनी उनके पास जमीन थी, जो भी सीमित साधन थे, उन साधनों में ही उन्होंने अपने परिवार को अच्छे से चलाना शुरू किया और सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी अपराजिता ही संभालती थी। पहले पहल वह नागार्जुन के साथ एक बार पंजाब भी गई, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि नागार्जुन के साथ वो कहाँ कहाँ घूमेंगी, इसलिए उन्होंने यही निश्चय किया कि वे गांव में ही स्थायी रूप से रहने लगी। वे जिस प्रकार का साहित्य लिखते थे, जो कि आम जनता, सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसान से संबंधित साहित्य होता था, उनकी पीड़ाओं को, उनकी दुर्दशा को चित्रित करने वाला साहित्य होता था, वे अपने जीवन में भी वैसा ही व्यवहार करते थे। वे केवल अपनी कविताओं में ही इन बातों को चित्रित नहीं करते थे, अपितु सक्रिय रूप से अत्याचार, शोषण, अन्याय का विरोध भी करते थे और यही कारण रहा कि वे इतनी बार जेल भी गए हैं। वे यह स्वीकार भी करते हैं कि जो जनयुद्ध चल रहा है उसमें मेरी भागीदारी केवल वाणी की ही नहीं अपितु कर्म की भी होनी चाहिए। आज मैं अनशन पर हूँ और कल मैं जेल में भी जाऊंगा। तो इस प्रकार की विचारधारा नागार्जुन रखते थे। जब इंदिरा गांधी के समय में लोकतंत्र की हत्या हुई और आपातकाल लगा, तो उस समय भी नागार्जुन ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और तब भी उन्होंने जेल की यात्रा की। वे बहुत समय तक कम्युनिस्ट विचारधारा से युक्त रहे और 1963 में जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से भी अपना नाता तोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो कम्युनिज्म मार्क्स ने बताया था, जिस प्रकार की विचारधारा मार्क्स ने प्रस्तुत की थी, उस सबका गलत लाभ ही ये लोग अभी अपनी विचारधारा के अनुसार उठा रहे हैं। तो जो जनवादी दृष्टिकोण था मार्क्स का, या जो साम्यवाद का जनवादी दृष्टिकोण था, वे केवल उसी के पक्षधर थे और जो राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए जो साम्यवाद का प्रयोग किया जाता था, वे उसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे।
और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के बाद तो वे इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने उस कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र ही दे दिया, उससे अलग ही हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जो भी सत्ताएं इस देश में आई, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या जेपी का आंदोलन हो, या फिर उसके बाद जो जनता पार्टी का शासनकाल हो, या बाल ठाकरे का उग्र हिंदूवाद हो, या शिवसेना के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रश्न हो, तो उन सभी के खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला। पहले जिससे उनको उम्मीदें थी उनकी प्रशंसा भी की उन्होंने, लेकिन जब उन्हें लगा कि केवल सत्ताधीश बदलते हैं और जनता की स्थिति वैसी की वैसी दयनीय और शोचनीय ही बनी रहती है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उन सत्ताओं के खिलाफ भी लिखा। इस बात को देखकर कई लोग ये कहते हैं कि बाबा नागार्जुन किसी एक विचारधारा पर रुक नहीं पाए, तो उनके जवाब में बाबा नागार्जुन यही कहते हैं कि मैं उसी विचारधारा का समर्थक हूं, मैं केवल उसी विचारधारा का समर्थक हूं जो जनता के भूखे पेटों को रोटी दे सके, उन्हें उनके शरीर को ढकने के लिए वस्त्र दे सके, अर्थात जो जनता के जीवन को जनता के जीवन स्तर को सही बना सके, बेहतर बना सके, मैं केवल उसी विचारधारा का समर्थक हूं, अन्यथा मैं किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं। यही कारण रहा कि कभी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि के प्रबल समर्थक रहे बाबा नागार्जुन, बाद में उनके कार्यों को देखकर उन पर करारा व्यंग्य भी करते हैं, उन पर बहुत ही कठोर कविताएं भी लिखते हैं। और कभी जेपी के आंदोलन के समर्थक रहे बाबा नागार्जुन का मोह उस आंदोलन से भी भंग हुआ, और मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उससे भी उनका मोह भंग हुआ, और उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। तो यदि कहा जाए तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जन समर्थक कवि के रूप में, जन कवि के रूप में हम बाबा नागार्जुन को कह सकते हैं। जिस प्रकार से प्रेमचंद किसान और मजदूरों से आत्मीय संबंध रखते थे, निराला अक्खड़ और फक्कड़ कवि माने जाते हैं, और कबीर जिस प्रकार से जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जहां भी वह गलत देखते थे वहां फटकार लगाते हैं, वे सभी गुण नागार्जुन में विद्यमान है। किसानों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, मजदूरों के लिए उनमें बड़ा आत्मीयता का भाव है, उनके साथ बड़ा अपनापन नागार्जुन रखते हैं। और वे इस बात के संबंध में यह कहते भी हैं कि ये मुझे कविता लिखने के लिए कुछ दिन मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बिताने पड़ते हैं, तभी मैं कविता लिख सकता हूँ, मेरे हृदय के अंदर से तभी कविता फूटती है। इतने आत्मीय संबंध वो किसानों और मजदूरों के साथ रखते थे। साथ ही निराला की तरह ही अक्खड़ और फक्कड़ थे, कभी किसी चीज की परवाह उन्होंने नहीं की, और कभी वे विषम परिस्थितियों से भयभीत भी नहीं हुए, बिल्कुल निराला की ही तरह, बल्कि डटकर साहस के साथ उनका सामना किया, और कभी भी अन्याय और शोषण के सामने वे झुके नहीं, चाहे वह कितनी ही बड़ी सत्ता हो। साथ ही उन्होंने जो भी जनता के खिलाफ कार्य हुए और जो भी सत्ताएं आई सभी को फटकार भी लगाई, बिल्कुल कबीर की तरह ही। तो इस तरह की परंपरा के कवि नागार्जुन रहे हैं, और इसीलिए उन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। वे संस्कृत, अंग्रेजी, मैथिली, पाली, प्राकृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पहाड़ी, इन सब भाषाओं के अच्छे जानकार थे। भाषाओं पर इनकी बहुत पकड़ थी, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे, और इन भाषाओं का अध्ययन करके उन्होंने बहुत सम्यक रूप से प्राचीन ग्रंथों का, चाहे वह बौद्ध धर्म हो के ग्रंथ हो, हिंदू धर्म के ग्रंथ हो, जैन धर्म के ग्रंथ हो, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था। और इस सब के अतिरिक्त वे जो पूरे देश का भ्रमण करते थे, उस सब से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया था वह सब उनकी रचनाओं में और
उनके जीवन के कार्यों में हमें देखने को मिलता है। सन 1948 में वे दमा के रोग से पीड़ित हो गए थे और उसके बाद से वे कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए, लेकिन इन सब से जूझते हुए वह अपनी काव्य रचनाएं करते रहे और सन 1998 में 5 नवंबर को वे परलोक सिधार गए। भले ही नागार्जुन अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं अभी भी जीवित हैं और वे उसी प्रकार से प्रासंगिक हैं जिस प्रकार से उस समय प्रासंगिक थी। कुछ लोग यह अवश्य कहते हैं कि वे समकालीन परिस्थितियों पर अधिक लिखते थे, लेकिन और इसलिए उनकी कविताएं अखबारी बन गई हैं, केवल अखबारों के लिए ही बन गई हैं, कालजयी कविताएं नहीं बनी हैं। लेकिन यदि हम सम्यक रूप से उनकी कविताओं का अध्ययन करें तो उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। अब बात करते हैं हम उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो नागार्जुन ने मैथिली, बांग्ला और संस्कृत तथा हिंदी इन चारों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। शुरू में वह मैथिली में लिखते थे और संस्कृत में लिखते थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं शुरू की। मैथिली में और संस्कृत में वे यात्री, वैदेह और वैद्यनाथ मिश्र इन 3 नामों से लिखते थे। यात्री, वैदेह और वैद्यनाथ मिश्र इन 3 नामों से मैथिली और संस्कृत में वे अपनी रचनाएं लिखते थे। इसके बाद जब श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद उन्हें नागार्जुन नाम मिला तो किसी के सुझाव पर उन्होंने हिंदी में नागार्जुन नाम से ही लिखना प्रारंभ कर दिया। वे सभी के प्रति इतना अपनेपन का भाव रखते थे, इतने सरल हृदय वाले व्यक्ति थे कि लोग उन्हें प्यार से बाबा ही पुकारने लगे। इतने निश्चल भाव से, उनके मन में छल कपट का नाम मात्र भी नहीं था और सबसे इतने प्रेम से रहते थे कि लोग उन्हें अपने मसीहा के रूप में, जो क्योंकि वे जन कवि भी थे, जनता की आवाज़ थे, तो इसीलिए उन्हें बाबा ही पुकारा जाने लगा। उनकी पहली हिंदी कविता का नाम था राम के प्रति और यह सन 1934 में प्रकाशित हुई थी और यह लाहौर के विश्व बंधु नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई, चाहे वह कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, संस्मरण हो, निबंध हो इत्यादि, या बाल साहित्य हो या अनुवाद हो, इन सब में उन्होंने अपनी कलम चलाई और संस्कृत, बांग्ला, मैथिली और हिंदी इन भाषाओं में भी उन्होंने रचनाएं की। गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओं की उत्तम रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया। अब उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। उनका पहला जो सम्यक रूप से जिसको एक पूर्ण काव्य संग्रह कहा जा सकता है वह था युगधारा और इसका प्रकाशन सन 1953 में हुआ था। इसके अतिरिक्त सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने और अपने खेत में इत्यादि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनका अंतिम जो काव्य संग्रह है उसका नाम है अपने खेत में और इस प्रकार से उन्होंने 1000 के लगभग कविताएं लिखी और उनकी कविताओं में बहुत से रंग देखने को मिलते हैं। बहुत से विषयों पर उन्होंने, अलग अलग विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे, भस्मांकुर और भूमिजा, ये 2 उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपन्यासों में भी बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी साहित्य को दी हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पोध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे,
दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा। और ये जमनिया का बाबा जो उपन्यास है यह इमरतिया नाम से भी प्रकाशित हुआ था। और गरीबदास, ये सब उनके उपन्यास हैं और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास नागार्जुन जी के रहे हैं। जितनी प्रसिद्ध उनकी कविताएं रही हैं उससे कम प्रसिद्ध उनके उपन्यास भी नहीं हैं। इन्होंने 13-14 के लगभग कहानियां भी लिखी, जो कि इनके एक कहानी संग्रह आसमान में चंदा तैरे इस नाम से संकलित हैं। इन्होंने आम आदमी से जुड़े हुए और बड़े ही रोचक निबंध भी लिखे हैं, जिनके शीर्षक ही इस तरह के हैं: अन्नहीनम, क्रियाहीनम, बम भोलेनाथ। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। और जहाँ तक अनुवाद की बात है, कालिदास के मेघदूत का इन्होंने पद्यानुवाद किया है, कविता के रूप में ही हिंदी में इन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया है। मैथिली में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पत्रहीन, नग्नगाछ और चित्रा, ये दो इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त 2 उपन्यास भी इन्होंने मैथिली भाषा में लिखे। एक का नाम पारो और दूसरे उपन्यास का नाम है नवतुरिया। जो नवतुरिया उपन्यास है इसे इन्होंने हिंदी में नई पौध के नाम से प्रकाशित किया था। बांग्ला भाषा में इनकी एक रचना प्रसिद्ध हुई, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो इस प्रकार से विविध भाषाओं में, विविध विधाओं में नागार्जुन जी ने अपनी रचनाएं की हैं और इन्हें साहित्य अकादमी, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार भी मिले। भले ही ये राजनीति का विरोध करते रहे, और क्योंकि आम जनता के सरोकारों से जुड़े थे इसलिए राजनीति का विरोध करते थे, लेकिन फिर भी इस तरह के उत्कृष्ट व्यक्ति थे कि सरकारों ने न चाहते हुए भी इन्हें पुरस्कार दे ही दिया। और इस बात पर नागार्जुन कहते भी हैं कि मेरा बैर किसी व्यक्तिगत नहीं है, किसी से व्यक्तिगत मेरा कोई वैर भाव नहीं है, अपितु मैं तो जनता के लिए आवाज़ उठाता हूँ और जनता के लिए आवाज़ मैं उठाता ही रहूँगा। अब हम नागार्जुन जी की रचनागत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहली उनकी रचनागत विशेषता है सामाजिक चेतना। अब उनके जीवन परिचय से ही स्पष्ट होता है कि समाज से जुड़े हुए कवि हैं, जन कवि हैं। समाज के जितने भी दुख दर्द हैं, समाज में जिस तरह की भी विद्रूपताएं हैं, उन सभी का चित्रण उनके उपन्यासों में भी, उनकी कविताओं में भी मिलता है। एक जगह वे कहते हैं, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार की बातें वे करते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो भी रोजी रोटी की बात, आम जनता के दुख दर्द की बात अपने मुंह पर लाता है, चाहे उसने कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल ना हुआ, वो सम्मिलित ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वह साम्यवादी ही है, वह कम्युनिस्ट ही है। सच्चा कम्युनिस्ट वही है जो आम आदमी की रोजी रोटी की बातें बोलता है, आम आदमी का समर्थक है। एक स्थान पर वे कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो इस प्रकार से वे जनता की आवाज़ ही बनते रहे, समाज की आवाज़ बनते रहे, और समाज में जो जो भी बातें उस समय प्रचलित थी उन सब का चित्रण उनकी कविताओं में, उनके उपन्यासों में मिलता है। उनका एक उपन्यास वरुण के बेटे, जिसमें उन्होंने मिथिलांचल के मछुआरों की कथा को चित्रित किया है कि किस प्रकार से जिन पोखरों के सहारे, जिन तालाबों के सहारे उस स्थान के जो शिल्पी लोग थे, कुम्हार इत्यादि, और जो मछुआरे थे, उनका जीवन यापन चलता था, उनका अधिकार था उन तालाबों पर, वे सब उस तालाब पर अधिकार छिन जाने से किस तरह से पीड़ित हैं, और किस तरह से जो पंचायत की भूमि होती थी, तालाब इत्यादि, वे सब किस प्रकार से प्रभावशाली और
धनवान लोगों के कब्जे में आ गए थे, और जो शिल्पी लोग जो कि तालाब से मिट्टी पाकर कुम्हार बर्तन बनाने का काम करते थे, या फिर उस तालाब से सन इत्यादि प्राप्त करके रेशे बनाने का काम जो लोग करते थे, और मछुआरे किस प्रकार से उस तालाब से मछली प्राप्त करते थे, इन सब की क्या दुर्दशा हुई है, इस सब का चित्रण उन्होंने अपने उपन्यास वरुण के बेटे में किया है। जमनिया का बाबा उपन्यास, जिसे कि इमरतिया नाम से भी जाना जाता है, उस उपन्यास में उस समय मठों में प्रचलित जो आडंबर था और जो ढोंगी बाबाओं की चाल थी, जिस तरह से वे समाज को ठगते थे ढोंगी बाबा, उस सब का चित्रण इस उपन्यास में किया है। जो कि हम ये देखते हैं कि आज के समय में जितने बाबा पकड़े गए हैं, जो ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं, तो वैसी ही कुछ स्थितियों का वर्णन इन्होंने अपने इस उपन्यास में किया है। जब बिहार में भयानक अकाल आया, तो उस अकाल की स्थिति में किस प्रकार से लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, और उस अकाल की स्थिति के समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोगों के चेहरों पर खुशी आई, तो समाज से जुड़े हुए कवि हैं, इसीलिए उन्होंने इसको एक कविता के रूप में ढालकर इस तरह से प्रस्तुत भी किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीत पर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये जो सारी बातें हैं, ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से समाज से जुड़े हुए, किस प्रकार की सामाजिक चेतना कवि नागार्जुन में थी। दूसरी उनकी रचनागत विशेषता नारी चित्रण है। नारी के प्रति वे बहुत ही स्वस्थ और सम्मान का दृष्टिकोण रखते थे। जिस प्रकार की क्रीड़ा परक नारी का चित्रण रीति काल में किया गया है, और जिस प्रकार की भोगवादी स्थितियों का चित्रण प्राचीन काल में किया जाता था, उस प्रकार से उन्होंने नारी का चित्रण नहीं किया है, अपितु बड़े ही सम्मान से माता के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में उन्होंने उसका चित्रण किया है, और वह भी समाज के विकास का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी रचनाओं में हमारे सामने आती है। वह भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज की उन्नति में, समाज के विकास में योगदान देती है। और जिस प्रकार की विचारधारा साम्यवाद की, या हम ये कहें मार्क्सवाद की, नारी के संबंध में इस प्रकार की समानता की दृष्टि रही है, वैसी ही नागार्जुन की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलती है। उन्होंने उस समय के समाज में प्रचलित उन कुप्रथाओं को भी उकेरा है, जिनके कारण नारी की यह दयनीय दशा है। उनके उपन्यासों, जैसे रतिनाथ की चाची, इस उपन्यास में उन्होंने विधवा नारी के दर्द को, विधवा नारी के कष्टों को चित्रित किया है कि किस प्रकार से एक विधवा नारी का उस मिथिलांचल में, जो कि उस समय बहुत ही रूढ़ियों से ग्रस्त था, उसमें किस प्रकार से उसका रहना दुभर हो जाता है, और किस प्रकार का कष्ट का जीवन एक विधवा को उस समय व्यतीत करना पड़ता था। उनका एक उपन्यास कुंभी पाक, उस उपन्यास में उन्होंने उस नारी का चित्रण किया है जो कि अपने पिछले सारे बंधनों को तोड़ती है, और वह भी स्वतंत्रता चाहती है, और किस प्रकार से वह स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करती है, और किस प्रकार से आगे बढ़ती है। इस सब का चित्रण उन्होंने किया है, जिन्हें समाज कुलटाओं की संज्ञा देता है। तो इस प्रकार की नारी का चित्रण उन्होंने किया है, जो कि बंधनों को तोड़कर और नई उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ती है। पारो और एक उग्रतारा, ये दो उपन्यास भी उन्होंने नारी के चित्रण से संबंधित ही लिखे हैं, कि किस प्रकार से पारो उपन्यास यह दिखाता है कि बेमेल विवाह, जिसमें हमेशा
स्त्री को ही कष्ट भोगना पड़ता है कि गरीबी के कारण लोग अपनी बेटियों को किन्हीं बूढ़ों से विवाहित कर देते थे, उनका ब्याह कर देते थे, जिसके कारण पूरा जीवन वे दुख भोगती हैं। और पारो एक ऐसी ही लड़की है जिसका एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह हुआ और किस प्रकार से वह अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेती है। तो उस घटना का, उस कथा का वर्णन इस पारो उपन्यास में किया गया है। इसके अतिरिक्त उग्र तारा उपन्यास में भी विधवा समस्या को ही चित्रित किया गया है कि चाहे कोई स्त्री पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या किसी प्रकार से आत्मनिर्भर हो या आत्मनिर्भर ना हो, सभी प्रकार की स्थितियों में विधवा को किस प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ता है, वह उग्र तारा उपन्यास में हम देख सकते हैं। इस प्रकार से नागार्जुन जी ने नारी की दयनीय स्थितियों से लेकर उसके आंदोलन और उसके अपनी स्थिति के प्रति विद्रोह करने तक सभी बातों का चित्रण किया है। इसके बाद जो नागार्जुन जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता हम देखते हैं वह है व्यंग्यात्मकता। वे अपनी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों इत्यादि पर गहरा व्यंग्य करते हैं और उनके व्यंग्य के कुछ प्रमाण हम उनकी कविताओं से देखते हैं। गांधी के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले, गांधी के नाम पर जनता को मूर्ख बनाने वाले नेताओं पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कविता लिखी है। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन विहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सर्वोदय के नटवर लाल फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल 2.5 घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें नीचे तीनों बंदर बापू के। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासों हीरक जयंती, बाबा बटेश्वरनाथ और बलचनमा, इन तीनों उपन्यासों में भी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर करारा व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से नेता झूठे आश्वासन, झूठे भाषणों से जनता को मूर्ख बनाते हैं और सत्ता प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से आंखें दिखाते हैं, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। बड़ा ही व्यंग्यात्मक वर्णन उसमें इन स्थितियों का किया गया है। उनकी एक और कविता का उदाहरण देखिए। खड़ी हो गई चाँप कर शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। अगली जो विशेषता हम नागार्जुन जी की रचनाओं में देखते हैं वह विद्रोह और साहस, कि उनमें इतना साहस था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी जो भी उन्हें उसमें त्रुटि दिखाई देती थी वह सीधे स्पष्ट शब्दों में उसकी आलोचना करते थे। और यही साहस है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब के खिलाफ लिखा, इन सब के विरुद्ध लिखा। और विद्रोह की भावना तो उनमें प्रारंभ से ही थी और जहाँ भी वे अन्याय, शोषण, अत्याचार इन सब को देखते थे वहाँ उनके विद्रोह का स्वर फूट पड़ता था। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। उन्होंने एक मंत्र कविता लिखी और जो उस समय तक की जो राजनीति थी उन्होंने उस एक कविता में उस पूरी राजनीति के प्रपंचों को समेट दिया। ओम दलों में एक दल अपना ओम, ओम अंगीकरण, शुद्धिकरण, राष्ट्रीकरण, ओम मुष्टिकरण, तुष्टिकरण, पुष्टिकरण, ओम ऐतराज, आक्षेप, अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन,
ओम ट्रिब्यूनल, ओम आश्वासन, ओम गुट निरपेक्षता सापेक्ष जोड़ तोड़, ओम मिथ्या, ओम छल छंद, ओम होड़म होड़, ओम बकवास, ओम उद्घाटन, ओम मारण मोहन उच्चाटन। और यह भारतीय राजनीति पर ऐसा व्यंग्य था कि इस व्यंग्य से केवल राजनीति पर ही व्यंग्य नहीं किया, अपितु पंडित लोग भी उनसे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यह हमारे मंत्रों का अपमान है। और वे इस तरह के विद्रोही व्यक्ति थे कि जब वो काशी गए थे तो काशी में जाकर सर्वप्रथम उन्होंने यही काम किया कि एक मोची के घर गए और उस मोची के घर पानी भी पिया और गुड़ भी खाया और यह जता दिया कि वे इस जो ब्राह्मणवाद जो कभी से चला आ रहा है, क्योंकि वे स्वयं एक ब्राह्मण थे, तो इसके घोर विरोधी हैं और इस प्रकार से वे इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। उनकी एक कविता जो कि 5 भारत माता के सपूतों से संबंधित है, किस प्रकार से उनको सपूत माना जाता था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा थे, लेकिन बाद में वे किस प्रकार से अपने अपने स्वार्थों से युक्त हो गए, इस सब की बात इस कविता में मिलती है। उनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद, एक सुभाष चंद्र बोस, उसके अतिरिक्त जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और संभवतः 5वें जो थे वे जयप्रकाश नारायण थे। तो ये कविता देखिए। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गए 4। 4 पुत्र भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया इधर एक बाकी बच गए 2। 2 पूत भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया गद्दी से एक बाकी रह गया 1। 1 पूत भारत माता का, जिसके कंधे पर था झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। नेहरू जी पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है लेकिन बातें बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी अमरीकी जोकों की जमात में हैं शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत में आई, तब उन्होंने भारत में उनके स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां चली और उस महारानी के लिए जिन्होंने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, हमें अमानवीय परिस्थितियों में जीना पड़ा, उसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां देखकर नागार्जुन का मन विद्रोह कर उठा और उन्होंने यह कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो इस तरह का साहस वे रखते थे, किसी से भी दो टूक शब्दों में बात कहने का। इंदिरा गांधी जी की जब आपातकाल लगाया तो उनके बारे में उन्होंने कविता लिखी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह चढ़ा कैसा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मचका लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में, शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को। इसी प्रकार उन्होंने जो शिवसेना का उग्र हिंदूवाद या बाल ठाकरे द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जो घोषणा थी, उन सब के विरुद्ध भी नागार्जुन जी ने कविताएं लिखी। कहने का भाव यह है कि जहाँ भी मानवता के विरुद्ध उन्हें किसी का कार्य दिखाई दिया, उस सब के ऊपर उन्होंने बड़े साहस के साथ विद्रोही कविताएं लिखी हैं। इसके बाद जो नागार्जुन की हम कविताओं की एक और विशेषता देखते हैं, वह है उनका प्रकृति चित्रण। नागार्जुन जी प्रकृति के बहुत अनुपम चितेरे हैं। स्वतंत्र रूप से उन्होंने प्रकृति चित्रण की कविताएं लिखी, किसी आदि उद्दीपन या आलंबन के रूप में नहीं, और वे प्रकृति से बहुत प्रभावित होते थे। वे जब हिमालय की यात्रा करते हैं
या और भी उनके गांव की भी जब यात्रा की उन्होंने, जब भी गांव में रहे तो उसकी नैसर्गिक सुंदरता, उसकी एक सरल सी जो सुंदरता है गांव की, जो भोलापन है, उस सब का चित्रण उन्होंने किया है। हिमालय पर जो बादलों का घुमड़ना है उससे संबंधित उनकी एक कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं उसे यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, उसके एक दो छंद को। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरि के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से उनका प्रकृति चित्रण भी बहुत अनुपम है। उन्होंने जो सिंदूर तिलकित भाल एक कविता लिखी, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से अपने गांव की सुंदरता का, अपने गांव से जुड़ाव का जो वर्णन किया है, वह भी उनके कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से, अपनी जमीन से जुड़े होने का प्रमाण देता है। इसके बाद जो उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता हम देखते हैं वह है सौंदर्य चित्रण, चाहे वह प्रकृति का सौंदर्य हो या नारी संबंधी सौंदर्य चित्रण हो या जो गांव का वातावरण है उससे संबंधित सौंदर्य का चित्रण हो, वह भी उनकी कविताओं में एक नैसर्गिक रूप में हमें देखने को मिलता है। बड़े ही सरल और स्वाभाविक रूप में चित्रण हमें देखने को मिलता है। हमें यह उनकी सौंदर्य चित्रण संबंधित और प्रकृति चित्रण संबंधित कविताओं को सुनकर ऐसा लगता है कि बड़े ही भाव विभोर होकर उनकी वाणी से, उनके कलम से ये शब्द निकले, ये कविताएं निकली हैं। आप चाहे उनकी सिंदूर तिलकित भाल इस कविता को पढ़ें या फिर उनकी जो एक कविता यह दंतुरित मुस्कान, जो एक बच्चे की मुस्कान को देखकर ही उन्होंने लिखी थी, कितनी सुंदरता से उन्होंने उस बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। तो इस प्रकार की सौंदर्य दृष्टि नागार्जुन जी के पास थी। अगली जो विशेषता हमें उनकी रचनाओं में दिखती है वह है आंचलिकता। आंचलिकता उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें कोई भी रचनाकार अपने अंचल विशेष की, जिस स्थान पर वह रहता है उस स्थान विशेष की पूरी संस्कृति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो उनके जो उपन्यास हैं वे आंचलिक हैं, उनमें मिथिलांचल की पूरी संस्कृति हमारे सामने, उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उस विशेष प्रदेश के रीति रिवाज, उसकी समस्याएं, सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो उनके जो उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ इत्यादि जो ये उपन्यास हैं, ये मिथिलांचल की झांकी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु के बाद आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन का नाम लिया जाता है कि उन्होंने कितने अच्छे आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए हैं। इसके बाद हम उनकी भाषा शैली पर विचार कर लेते हैं। जहाँ तक भाषा की बात है, नागार्जुन जी बहुभाषाविद थे और इतनी भाषाओं के ज्ञान के कारण उनकी भाषा में बड़ी ही संस्कृत निष्ठ कोमल कांत पदावली, जो कि संस्कृत की पदावली है, उसके साथ साथ उनकी भाषा में बिल्कुल जन सामान्य की भाषा, क्योंकि वे जन सामान्य से जुड़े हुए थे, तो जन सामान्य की भाषा भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। भाषा का एक ऐसा साफ सुथरा और एक ऐसा गंगा जल की तरह बहता हुआ रूप हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वह संस्कृत निशब्दावली से युक्त भी है और आम जन की बोलचाल की भाषा के निकट भी उनकी भाषा है। तो भाषा के विविध रूपों का प्रयोग नागार्जुन जी ने अपनी कविता में किया है। और जहाँ तक छंदों की बात है, उन्होंने नए नए छंदों को लेकर भी अपनी कविता में प्रयोग किए हैं, नए नए छंदों को अपनाया है। आप उनकी कविताओं को देखेंगे तो उनमें गेयता का गुण भी विद्यमान है और एक प्रकार की लयात्मकता उनकी कविताओं में
विद्यमान है। और छंद का जो उन्होंने अभ्यास किया था, संस्कृत छंदों का कह लीजिए या मैथिली में भी उन्होंने जो कविताएं लिखी, तो वह छंदों का अभ्यास उनकी बाद की रचनाओं में भी निखर कर सामने आता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक अलंकारों की बात है, उन्होंने सायास रूप में यानी प्रयास करके कभी भी अलंकारों का प्रयोग किया हुआ नहीं लगता है। उनकी कविताओं में स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर वे स्वयं ही भाव की उन्नति के लिए आए हैं, वहीं हम उनके कविताओं में अलंकारों को भी देखते हैं। तो इतना स्वाभाविक, इतना सरल, इतना निश्चल रूप कविता का हमें देखने को मिलता है। उनकी जो उपन्यास हैं उनमें भी जो जन सामान्य की भाषा है, मैथिली भाषा, जो अंचल की भाषा है, उसका भी बड़ा ही अच्छा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही कुछ कविताओं में प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। उनकी कविताओं में प्रतीक और बिंब के जरिए नहीं अपितु अधिकतर बातें अभिधा में ही कही गई हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बड़े ही प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने अपनी बात को कहा है। और यही कारण है कि जो उनकी कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, वे सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। यही सरलता उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को जनमानस के हृदय तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नागार्जुन केवल वाणी से ही नहीं अपितु कर्म से भी जनता के कवि रहे हैं। और उनकी कविताओं में जो एक सामान्य जन से जुड़ी होने का जो सौंदर्य है, जो स्पष्टता का और जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होने का जो सौंदर्य है, वह बहुत ही अनुपम बन पड़ा है। तो यह थे हमारे हिंदी साहित्य के बाबा नागार्जुन। धन्यवाद।